आज हम देखेंगे थ्री फेज मोटर के ऊपर कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे सिंक्रोनस मोटर के ऊपर टेस्ट होते हैं, सेम वैसे ही ये थ्री फेज मोटर के ऊपर भी टेस्ट होते हैं। ठीक है ना, लाइक जैसे ट्रांसफार्मर के ऊपर टेस्ट होते हैं, इसके ऊपर भी टेस्ट होते हैं। तो देखेंगे हम थोड़ा कंपैरिजन भी देखेंगे इनकी टेस्ट का। ठीक है, पहला हम देखेंगे इसके अंदर टेस्ट करते हैं हम स्टेटर रेसिस्टेंस टेस्ट। स्टेटर के जो वाइंडिंग है उसके अंदर जो रेसिस्टेंस है, ठीक है ना, उसका हम मेजरमेंट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे अभी ये थ्री फेज मोटर की स्टेटर बाइंडिंग है आर वाई और बी फेज की। ठीक है ना, आर और वाई फेज की बाइंडिंग के बीच में कनेक्टेड है, स्टार डेल्टा कनेक्टेड है। ये इन दोनों के बीच में वोल्टमीटर लगाएंगे और इसको बैटरी के साथ एक पावर दे देंगे हम। ठीक है ना, ये डीसी बैटरी है, डीसी सोर्स के साथ डीसी बैटरी। ठीक है, तो इसके आगे सीरीज में एमीटर लगा है, वोल्टमीटर लगा है। वोल्टेज और करंट हमें मिल गया तो उससे क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। लेकिन जो आर मिलेगा वो कितने फेज का मिलेगा, दो फेज का मिलेगा आर। अगर दोनों फेज की सेम बाइंडिंग है तो वोल्टेज किसके बराबर होगी, 2 VR के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, 2 VR के बराबर हो जाएगी। तो जो हमारा आर होगा वो किसके बराबर होगा, 2V/I। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। और क्योंकि अब एसी रेसिस्टेंस क्या है, वो डीसी रेसिस्टेंस से ज़्यादा होता है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 के साथ, तो हमारे पास सिंगल फेस कोयल का रेसिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, जो किसके बराबर होगा, जो रेसिस्टेंस आएगा हमारा इस मेजरमेंट के साथ उसके मल्टीप्लाई करना 1.25 के साथ, ताकि एसी रेसिस्टेंस मिल जाए। ठीक है, तो इसमें ये आपको नोट करना है कि दो फेज के बीच में लगाते हैं वोल्टमीटर और एमीटर लगाते हैं और सप्लाई कर देते हैं डीसी पावर। ठीक है, तो ये था इसमें। तो अब ये देखो, ये जो सर्किट है इसमें क्या है, इसमें वाइंडिंग के बीच में रेसिस्टेंस हम डायरेक्ट नाप रहे हैं। ठीक है ना, डीसी सोर्स लगा के। दूसरा वाला है इसमें टेस्ट हम करते हैं, वो करते हैं नो लोड टेस्ट। क्या है, नो लोड टेस्ट। अब जैसे ट्रांसफार्मर में नो लोड टेस्ट करते हैं, उसमें क्या करते थे हम, सेकेंडरी ओपन कर देते थे। ठीक है ना, तो इस केस में हम मोटर में तो रोटर स्क्विरल केज भी हो सकता है, स्लिपिंग भी हो सकता है। तो इसलिए हम इस मोटर को नो लोड कैसे रखेंगे बोलेंगे। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर को नो लोड तो यही मतलब है कि लोड कनेक्टेड नहीं है तो वो नो लोड हो गया। तो मोटर के अंदर भी यही हो गया। मोटर के अंदर जो मोटर का मतलब है नो लोड का मतलब क्या है, मोटर के ऊपर आपने लोड नहीं लगाया, मोटर फ्रीली घूम रही है। ठीक है ना, बिना उसके ऊपर कोई मशीन नहीं लगाई, उसके साथ कोई हमने ग्राइंडर नहीं लगाया घुमाने के लिए। ठीक है ना, फ्रीली घूम रही है। वो फ्रीली घूमने मतलब वो नो लोड पे घूम रही है। तो इसके अंदर कोई बाइंडिंग वगैरह खोलने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंपली मोटर हम विदाउट लोड रन कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरह से इस टेस्ट को आप ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर के साथ कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, यही मैंने कंपैरिजन किया हुआ थोड़ा सा। तो इसको इसको कैसे करेंगे इस टेस्ट को, इसको क्या है, इसको हमने ऐसे किया हुआ। ये एक आपका एमीटर लगेगा। ठीक है, एमीटर से पहले आप ये वाट मीटर लगाइए। ठीक है, वाट मीटर लग गया, एक वाइंडिंग के बीच में बन गया। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारी एक वाइंडिंग खाली रहेगी दूसरी वाइंडिंग के लिए। ठीक है, ये आ गया, कोई एक वाइंडिंग के बीच में वोल्टमीटर लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, यही मैंने इधर बना दिया। ठीक है, तो ये आ गया नो लोड टेस्ट हमारा, आर सेंटर वाली वाई और बी के बीच में। ठीक है, ये कौन सी, ये इसकी वाइंडिंग है स्टेटर की, थ्री फेज स्टेटर वाली। ठीक है, तो वाइंडिंग बीच में ऐसे कनेक्शन देगी। तो इससे हमें ये कंपेयर कर सकते हैं हम इस टेस्ट को ट्रांसफार्मर नो लोड के साथ। तो इसके फार्मूले भी वैसे ही आएंगे। अब देखो, ये हमारा वाट मीटर है, ये W1, ये भी वाट मीटर, ये W2, बाकी वोल्ट मीटर और ये एमीटर है। ठीक है ना, तो ये नो लोड में ये क्या 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 शो करेगा हमारा, जो हमारा ये वाट मीटर वगैरह है कितने लोड शो करेगा। इसके अंदर देखो, एक तो कोर लॉस होगा क्योंकि ओपन ओपन क्योंकि ये नो लोड पे घूम रही है। कोर लॉस ये कंज्यूम करेगा क्योंकि जो आयरन लॉसेस वगैरह इसमें प्रोड्यूस चाहिए इसमें एडी करंट वगैरह प्रोड्यूस होंगे स्टेटर और कोर लोड में। ठीक है, तो दूसरा क्या करेगा, थोड़े से कॉपर लॉस भी होंगे क्योंकि बाइंडिंग में थोड़ा बहुत करंट भी जाएगा। और क्या है, फ्रिक्शनल एंड वाइंडेज लॉस। फ्रिक्शन एंड वाइंडेज क्योंकि मोटर क्या है, रोटेटिंग है, क्योंकि इसका जो रोटर है वो घूमेगा और रोटर के साथ फैन भी लगाया था कूलिंग के साथ, तो उसके भी एक वाइंडिंग वाइंडिंग मतलब एयर के इफेक्ट आएंगे जो उसको हवा को काटेगा, उसका इफेक्ट भी आएगा। बेरिंग के अंदर बेरिंग है, जो कितनी कम फ्रिक्शन है कितनी ज़्यादा फ्रिक्शन है उसका भी इफेक्ट आएगा। वही मैंने लिखा है, फ्रिक्शनल एंड वाइंडिंग लॉसेस। ठीक है, तो ये सारे इसके अंदर होंगे। तो कॉपर लॉस किसके बराबर होगा, कॉपर लॉस होगा 3I² के बराबर। ठीक है, सिंगल फेज में क्या था, I² R होता है, तो थ्री फेज में क्या होगा, 3I² R होगा इसके अंदर कॉपर लॉस। ठीक है, अब क्या है, जो इसके अंदर से करंट जाएगा,
ठीक है, वो क्या होगा आई नोट करंट जाएगा। ठीक है, तो पावर हमने इससे नाप लेनी है, किससे, वाट मीटर से नाप लेनी है पावर, जो किसके बराबर होगी W1 प्लस W2 के बराबर है। ठीक है ना, तो पावर अगर सिंगल फेज की नापनी होगी तो पावर किसके बराबर होती है, सिंगल फेज की आएगी √3 VI cos phi। ठीक है, तो ये बराबर है, तो इससे हमने क्या निकाला, सिंगल फेज वाइज निकालेंगे अब इसको। cos phi किसके बराबर होगा, P इनपुट डिवाइडेड बाय √3 VI। इधर से मिल जाएगा हमें cos phi मिल जाएगा, cos phi मिल जाएगा, तो अब ये एमीटर क्या, कौन सा करंट नापेगा, ये एमीटर नापेगा करंट I नोट। क्या नापेगा करंट, ये I नोट नापेगा। I नोट हमें मिल गया और cos phi मिल गया, इधर से I नोट मिल गया और इधर से cos phi मिल गया। तो I नोट cos phi किसके बराबर होता है, वर्किंग कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, वर्किंग कंपोनेंट इसका करंट का। तो I नोट sin phi, अब phi भी निकाल सकते हैं, cos phi मिल गया तो phi इक्वल टू cos इनवर्स, ठीक है ना, जो इसका आउटपुट आएगा, तो याद है cos phi इक्वल टू cos इनवर्स pi √3 VI। ठीक है, तो वहां से phi मिल जाएगा तो sin phi भी मिल जाएगा, Im भी निकल जाएगा। ठीक है, तो Im निकल गया तो उसके बाद हम Z निकाल सकते हैं। Z क्या है, V बाय R होता है। ठीक है ना, V बाय √3 इंटू I नोट। ठीक है, ये इसके बराबर होगा Z नोट, तो फिर R नोट किसके बराबर होगा, R नोट होगा हमारा V बाय √3 IW, और X नोट किसके बराबर होगा, √3 IM के बराबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ओपन सर्किट्स के फार्मूले के हिसाब से। और अगर इसकी शॉर्ट में डायग्राम बनानी है तो वो हमारी ये डायग्राम बन जाएगी R01 X01, और ये वाला जो होगा R01 और X01। ठीक है ना, इसको ओपनिंग रखेंगे, इसको आगे शो करेंगे। ये आ गया हमारा नो लोड 3 फेज मोटर टेस्ट, ये वाला डायग्राम आ गया इसमें। ठीक है ना, इधर से हमने निकाला IM IW और IM के बराबर। ठीक है, तो Z किसके बराबर होता है, V बाय I के बराबर होता है। ठीक है ना, फिर कौन सा लॉ लगाएंगे, तो ये आ जाएगा, तो उसके बाद R नोट आ जाएगा फेज वाइज, सिंगल फेज वाइज है। ठीक है, उसके बाद R नोट और X नोट मिल जाएगा। उसके बाद अगला टेस्ट होता है हमारा ब्लॉक रोटर टेस्ट। ठीक है, ब्लॉक रोटर टेस्ट हम क्या करते हैं, जैसे हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, जिसमें सेकेंडरी क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। तो अब इसमें तो अब रोटर क्या है, इसमें स्क्विरल केज भी हो सकता है, स्लिप रिंग भी हो सकता है। तो स्क्विरल केज रोटर है तो हम उसको कैसे करेंगे शॉर्ट, ठीक है ना, वो पहले से ही उसकी वाइंडिंग शॉर्ट होती है, हमें क्या करना पड़ता है, उसको जो रोटर है उसको लॉक करना पड़ता है। ठीक है ना, ताकि वो हिले नहीं, अगर हिलेगा नहीं तो एक तरह से हम उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकली। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको ब्लॉक रोटर टेस्ट भी कहते हैं। और इस ब्लॉक रोटर टेस्ट को आप कंपेयर कर सकते हो शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर के साथ। तो इसके अंदर जो फार्मूले लगेंगे वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट वाले ही फार्मूले लगेंगे। ठीक है ना, तकरीबन। तो इसको, इसमें क्या है, हमने रोटर क्या रखा है, रोटर इसमें शॉर्ट किया हुआ। ठीक है ना, इसी ये चीज आपने नाम देखनी है। ब्लॉक रोटर टेस्ट क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। रोटर क्या है, वोल्टेज विद लॉक, मतलब किसी गियर मैकेनिज्म के साथ करते हैं। इसमें जब लॉक करते हैं पावर फैक्टर क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0.5 हो जाता है। क्या होता है, पावर फैक्टर ग्रेटर देन 0.5 लैगिंग हो जाता है। तो अब इसके क्या है, इसके अंदर क्या हम ऐसे ही करते हैं, बस इसमें क्या है, रोटर को हम लॉक करते हैं, कनेक्शन सेम ही रहेंगे। इधर लिख देना रोटर लॉक, अनएबल टू रोटेट। ठीक है ना, रोटेट नहीं होना चाहिए रोटर। तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हटा देते हैं इसको। ठीक है ना, सेम सर्किट बनेगा, बस एक साइड में लिख देना आपने रोटर क्या है, लॉक है। तो इसमें क्या है, जब लॉक करेंगे पावर फैक्टर इसका 0.5 से ज्यादा लैग करेगा। तो आई शॉर्ट सर्किट हमने इस कब तक इसको लॉक, करंट कितना सप्लाई करना है। ठीक है ना, इधर सोर्स भी चाहिए हमें, पावर सोर्स में आगे करंट देना हमें, कौन सा, इसमें एसी करंट देंगे हम। उसमें तब तक करंट देना है तब जब तक वो लोड के 1.5 टाइम्स नहीं हो जाए, 1.5 टाइम्स आई फुल लोड। ठीक है ना, मान लो आपका 10 एम्पियर है फुल लोड, आई फुल लोड कितना है, 10 एम्पियर। तो आपने कितना करंट जाना चाहिए इस एम्पियर के थ्रू, इस एम्पियर एमीटर के थ्रू कितना करंट चाहिए, जाना चाहिए। आपने कब ये मेजरमेंट लेनी है, आपने जब जो आपका करंट आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 1.5 इंटू 10, मतलब 15 एम्पियर तक। जब 15 एम्पियर ये शो करेगा उसके बाद आपने वाट मीटर वगैरह की रीडिंग लेनी है। तो उसके बाद आपने जल्दी, क्योंकि लॉक्ड है रोटर,
तो शॉर्ट सर्किट क्या है, इसमें शॉर्ट सर्किट होने के ज़्यादा चांसेस है, इसलिए हम इसको कोशिश करते हैं 5-10 सेकंड के अंदर ही, 20 सेकंड के अंदर ही इसकी रीडिंग ले लें, ताकि बाइंडिंग में लॉस नहीं हो, बाइंडिंग हमारी ओवर हीट ना हो पाए आई स्क्वायर आर की वजह से। ठीक है, तो इसमें ये करना है कि रीडिंग जो भी लेनी है जल्दबाजी में रीडिंग लेनी है, और कब लेनी है रीडिंग, जब 1.5 टाइम्स करंट इसमें एमीटर में ट्रेवल कर जाए। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जाम्पल दी 10 एम्पियर है तो 15 एम्पियर की हम रीडिंग लेंगे, क्योंकि 15 एम्पियर 1.5 टाइम्स होता है ये 10 एम्पियर का। ठीक है ना, अब इसके फार्मूले क्या यूज़ करने हैं, जहाँ तक समझ आ गया। तो शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा इसमें 1.5 टाइम्स फुल लोड की ग्राफ। तो ये जो 15 एम्पियर है इसको आई शॉर्ट सर्किट करंट लेंगे। ठीक है ना, नॉर्मली 5 से 8 में जा सकता है, लेकिन वो वहाँ तक हमें जाना नहीं है, क्योंकि डैमेज कर देगा वाइंडिंग को। हम 1.5 की टाइम्स ही लेंगे फुल लोड का करंट, जो हमारा शॉर्ट सर्किट को लेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट को लेंगे। ठीक है, 1.5 टाइम्स। अब आई निकालने का फार्मूला क्या है, आई इसने बताया हुआ है, आई का फार्मूला बताया है, जो करंट होगा वो हमारा V इंटू वी एस सी अपॉन आई एस सी, आई एस सी अपॉन वी एस सी। आई एस सी क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट कितना है 1.5 टाइम्स है। तो वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज शॉर्ट सर्किट कम ही होगा, 1 से लेकर 10 वोल्टेज के बीच में हो सकता है। ठीक है ना, तो वी शॉर्ट सर्किट, और ये क्या वी रेटेड है, जो हमारी मोटर डिजाइन होगी वोल्टेज को, उतना हमारा क्या आ जाएगा, आई नॉट करंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉस फाई है। कॉस फाई हमने इधर भी देखा, किसके बराबर था कॉस फाई, पी आई बाय बी आई और आई के बराबर। तो इसके अंदर करंट कौन सा है, आई एस सी। ठीक है ना, वोल्टेज क्या है, बी एस सी। तो यहाँ से ही आप ओपन सर्किट नो लोड टेस्ट से ही उठा लिया, ये वाला कार्य ये। ठीक है ना, सेम फार्मूला तो यूज कर दिया हमने, बस इसमें है कि करंट का थोड़ा सा अलग फार्मूला है, वो आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा जो है पावर कितनी होगी, पावर W1 प्लस W2 होगी। ठीक है ना, 2 वाट मीटर लगे थे। तो उसके बाद हमारा जो शॉर्ट सर्किट पावर कितनी होगी, तो शॉर्ट सर्किट पावर क्या है, ये हमारे किसके बराबर होगी, ये होगी 3I स्क्वायर आर के बराबर। आर क्या हमारा सीरीज पैरामीटर था ना, X01 था या R01 था, ये था ना सर्किट हमारा। ठीक है ना, तो सीरीज पैरामीटर वाला आर नोड ये आ गया। तो इधर से हम आर नोड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आई एस सी आई शॉर्ट सर्किट करंट आ गया, तो पावर भी हमें आ गई वाट मीटर से। जब पावर भी आ गई, ये भी मिल गया हमें, तो आई भी मिला हुआ, तो R01 हम निकल जाएगा। ठीक है, R01 निकल जाएगा हमारा इधर से, R01 निकल जाएगा। तो Z01 क्या कर रहा है, Z01 होगा हमारा V शॉर्ट सर्किट अपॉन √3 आई शॉर्ट सर्किट इंटू, बस इतना ही, ये आ जाएगा हमारा Z0। वी बाई आई किसके बराबर होता है, ओम्स लॉ आई। ठीक है ना, तो ओम्स लॉ यूज करके हम इसमें से ले आएंगे, बस ये भी √3 यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 3 फेस मोटर है। तो X01 भी ऐसे निकलेगा, X01 क्या है, Z01 को निकाल लिया और R01 को निकाल लिया हमने, तो उसका ये आगे ये फार्मूला है। ठीक है, तो यही था इसमें हमारे जो नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट में। ठीक है ना, तो अब तक हमने देखा जो हमारा जो डायग्राम बनेगी, ये वाली डायग्राम बनेगी मोटर में, और जो टेस्ट वाली हमने वो नो लोड वाली वो बताई हमने। ठीक है ना, तो ये आ गई। अब इसके बाद थोड़ा और पढ़ते हैं हम, देखेंगे इसको और कौन से टेस्ट होते हैं हमारे मशीन के ऊपर। एक होता है हमारा इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट। ठीक है ना, इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट क्या है, जैसे ये मोटर का फ्रेम है। ठीक है ना, मोटर के फ्रेम और इसके अंदर जो बाइंडिंग है हमारी, ये बाइंडिंग है स्टेटर के अंदर। ठीक है ना, स्लॉट्स के अंदर बाइंडिंग, एक टर्मिनल मोटर में लगाएंगे और एक टर्मिनल फ्रेम में लगाएंगे। तो ये कहाँ जाएंगे, ये हमारा मैकर में यूज करेंगे। कहाँ, मैकर से मेजरमेंट कर लेंगे, किसमें, स्टेटर कॉइल एंड फ्रेम, बिटवीन स्टेटर कॉइल एंड फ्रेम के बीच में मैकर लगाएंगे, तो उसकी जो रेसिस्टेंस चेक कर लेंगे। ठीक है ना, तो वो हमारी बाइंडिंग रेसिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है ना, तो उससे क्या, अगर हमारी नॉर्मली एक मेगा ओम से ज़्यादा होती है हमारी रीडिंग, किसमें, बाइंडिंग और फ्रेम के बीच में। अगर 1 मेगा ओम से कम है, ये वोल्टेज के हिसाब से कम भी होती है, कहीं 2 मेगा ओम, 3 ओम, 4 मेगा ओम तक जाती है हमारी बाइंडिंग और फ्रेम के बीच में रेसिस्टेंस।
इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम होगी तो इसका मतलब आपकी जो बाइंडिंग है डिटोराइट हो चुकी है, खराब हो चुकी है आपकी स्टेटर कॉइल की जो बाइंडिंग है, जहाँ फिर उसकी जहाँ पे वो कहीं से टच कर रही है इसके फ्रेम के साथ, ठीक है। तो क्योंकि बाइंडिंग सारी इंसुलेट रहती है तो ये तो कहीं टच करेगी तो जो मैगर की रीडिंग आएगी वो 1 MΩ से बहुत कम आएगी, ठीक है। तो उसमें क्या आता है कि जब रेनी सीजन आता है तो मोटर आपकी शॉर्ट मारती है, थोड़ी थोड़ी लीकेज करंट जाता है बॉडी के अंदर, तो कई बार शॉर्ट भी मार सकती है, और कई बार बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो डैमेज हो सकती है बाइंडिंग पूरी, ठीक है। ये टेस्ट होता है इंसुलेशन रेसिस्टेंट टेस्ट। फिर होता है हाई वोल्टेज टेस्ट। हाई वोल्टेज टेस्ट भी सेम वैसा ही है, स्टेटर और फ्रेम के बीच में 1000-2000 वोल्ट के करीब वोल्टेज इंड्यूस करते हैं, तो रीडिंग लेते हैं उसमें बैगर की। फिर आ गया हीटर एंड टेस्ट। हीटर एंड टेस्ट में क्या कि मोटर को हम थोड़ा सा ओवरलोड में घुमाते हैं, रेटेड लोड प्लस माइनर सा ओवरलोड इसमें घुमाते हैं, इसको चलाते रहते हैं 4-5-10 घंटे के लिए, ताकि इसकी जो इसकी पावर आउटपुट कितना है और टेम्परेचर कितना राइज करता है इसमें देखना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि एक परमिसिव अब मोटर आपकी कोई मोटर है जो 10 मिनट के बाद जो है उसकी सैचुरेशन लिमिट आ जाती है, वो उससे ज़्यादा टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगी। कुछ मोटर है जो 10 मिनट के बाद टेम्परेचर बढ़ाती रहेगी, एक ऐसा टाइम आएगा मोटर ओवरहीट होकर बाइंडिंग की जो इंसुलेशन है वो खराब हो जाएगी, वो बाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी। तो वो चीज़ जो टेम्परेचर इफेक्ट्स है वो मोटर के ऊपर वो चेक करने के लिए क्या करते हैं, बीटर टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे वेरियस टेस्ट ऑन 3 फेस मोटर, ठीक है। अब हम थोड़ी सी और इसमें बात करेंगे क्रॉलिंग और कॉगिंग पे। पहले हम करते हैं कॉगिंग पे बात। कॉगिंग का मतलब क्या है, जो आपका रोटर है बिल्कुल वाइब्रेट हो रहा है। जैसे ये मोटर है, इसको अगर हमने 3 फेज सप्लाई दी है, R/B सप्लाई दी है, तो इसमें क्या है, मोटर हमारी ऐसे कर रही है, बिल्कुल ऐसे आवाज आ रही है, की आवाज आ रही है, ठीक है। मोटर क्या करेगी, अनएबल टू रोटेट इन एनी डायरेक्शन, उसको बोलेंगे कॉगिंग। अनएबल टू रोटेट इन एनी डायरेक्शन मतलब ना वो क्लॉकवाइज जा रही है ना ही एंटी क्लॉक, नॉर क्लॉकवाइज नॉर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। वो इस साइड घूम रही है ना इस साइड घूम रही है, एक जगह पे वाइब्रेट हो रही है, आवाज कर रही है, ठीक है ना मोटर। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कॉगिंग। कॉगिंग होती क्यों है, कॉगिंग क्या होती है, क्योंकि इसके अंदर जो फॉरवर्ड टॉर्क है इक्वल टू है तो बैकवर्ड टॉर्क, ठीक है ना। दोनों साइड का टॉर्क क्या बराबर हो जाता है, उसकी वजह से मोटर का जो रोटर है अनएबल टू रोटेट इन एनी डायरेक्शन होता है। अब कारण क्या है, इसके कारण होते हैं हार्मोनिक्स, ठीक है ना। कारण हार्मोनिक्स होते हैं, तो वो हार्मोनिक्स भी कारण है। और दूसरा क्या है, नॉर्मली मेन कारण क्या है इसका, मेन कारण हार्मोनिक्स थोड़ा सा इफेक्ट था। मेन कारण होता है इसके जो स्टेटर स्लॉट्स होते हैं किसके बराबर हो जाते हैं कई बार, रोटर स्लॉट्स के। ये होते क्यों है, ये डिजाइन प्रॉब्लम है बेसिकली, इसकी वजह से होती है डिजाइन प्रॉब्लम। अगर मान लो 34 रोटर के 36 आपके रोटर के स्लॉट्स हैं और 36 हिसाब से स्टेटर के स्लॉट्स हैं, इसमें क्या दोनों स्लॉट्स बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये जो स्लॉट्स हैं, ठीक है, इन स्लॉट्स में बाइंडिंग होगी, इधर भी ऐसे इसमें रहता है, ठीक है ना, स्टेटर का जो कोर है। अब क्या है, ये इसके टीथ और इसके टीथ, मतलब इसके छोटे छोटे पोल्स बनेंगे ना, स्टेटर में भी पोल्स बनेंगे, रोटर में भी पोल्स बनेंगे, उसको हम टीथ के साथ बोलते हैं आपस में, मान लीजिए। तो वो क्या है, लॉक हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ऐसे लॉक हो जाएंगे बिल्कुल। ये स्टेटर का टीथ है, ये रोटर का टीथ, ये लॉक हो जाएंगे बिल्कुल। और लॉक हो जाएंगे तो ये अनएबल टू रोटेट इन एनी डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल अलाइनमेंट जो है उनकी बराबर हो चुकी है। उस केस में क्या है, ये हमारा कॉगिंग कंडीशन आती है। जहां तो इसमें ये स्टेटर और रोटर के जो स्लॉट्स हैं, ठीक है ना, तो उस बराबर हो गए, उस केस में आएगी आपकी कॉगिंग। जहां फिर अगर आपकी जो है मल्टीपल टाइम्स है, मतलब एक तरह से आपके 36 हैं, दूसरा आपका आ गया पोल्स आ गए, मतलब एक तरह से आपके एक जगह पे है 12, दूसरी जगह है 6, ठीक है। एनी नंबर ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ पोल्स, मान लो 4 है इधर, 4 की जगह दो लॉक हो जाएंगे ऐसे, जो दो जो है एक जगह पे लॉक हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों इसको अलाइन करेगा अपनी जगह। तो किस केस में, जहां तो अगर स्टेटर स्लॉट्स जो है, जहां स्टेटर और रोटर के स्लॉट्स जो है बराबर हो गए तब है, जहां फिर इंटीग्रल नंबर ऑफ पोल्स हो गए। इंटीग्रल नंबर ऑफ पोल्स मतलब
जो मैंने आपको बताया, अगर एक साइड 12 है तो स्टेटर के अगर 12 स्लॉट्स है, रोटर के अगर 6 स्लॉट्स हैं और 6 टीथ हैं इसके और इसके 12 टीथ हैं, तो ये तब भी ये कंडीशन आ सकती है आपकी, जैसे मैंने बताया दो जो टीथ हैं वो एक एक को लाइन करने की कोशिश करेंगे दो दो करके, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में भी हमारी कॉकिंग आ जाती है। तो इसके लिए रेमेडी क्या है, ठीक है, रेमेडी क्या है, एक तो सबसे बड़ी रेमेडी है फ्रैक्शनल नंबर ऑफ रोटर टीथ बनाएंगे। फ्रैक्शनल मतलब पॉइंट में 0.9 नंबर ऑफ ये, जैसे अभी मैंने बताया 6 है, हम 12 की जगह क्या करेंगे 9 कर देंगे, कितने कर देंगे 9 कर देंगे रोटर पोल्स। फ्रैक्शन नंबर मतलब पॉइंट्स में होना चाहिए, 0.9 के बराबर होना चाहिए, रोड या 0.6 ऐसे, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब 1/2 टाइम्स होना चाहिए, 1/2 1/3 1/4 टाइम्स होना चाहिए, मतलब बराबर इंटीग्रल नंबर नहीं होना चाहिए, मल्टीपल फ्रैक्शन नंबर होना चाहिए, 1 डिवाइड पॉइंट्स में नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। मान लो एक के 12 है दूसरे के 9 होना चाहिए, एक के 15 एक के 16 है तो दूसरे के 15 होने चाहिए, ऐसे बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 11 9 ऐसे, ठीक है। तो एक तो ये रेमेडी है कि इसका फ्रैक्शन नंबर ऑफ रोटर पोल्स और स्टेटर पोल्स के बीच में रिलेशन होना चाहिए। दूसरा क्या है, स्क्रूड रोटर यूज करते हैं। स्क्रूड रोटर क्या, जैसे हमारा जो स्क्विरल केज रोटर है, स्क्विरल केज रोटर की